हेलो स्टूडेंट। हम बातचीत करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर सेकंड के सिलेबस से संबंधित। सिलेबस सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट का हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं वो एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र है। अर्थात जो यूजीसी नेट का जून में पेपर होना है, जून 2024, जिसकी डेट आपको बता दी गई है कि 10 जून से लेकर 21 जून के बीच ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो सीबीटी बेस्ड होगा। आज हम इसके सिलेबस के ऊपर बातचीत आपसे करेंगे और आपको बताएंगे कि एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र में क्या क्या पूछा जाता है यूजीसी नेट जेआरएफ में। तो आप सब जानते हैं, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो प्रॉपर अपनी तैयारी को करना हमारे साथ, वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबरों पर कॉल और मैसेज के माध्यम से जान सकते हैं कि यूजीसी नेट सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे होती है। इसमें जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उनके लिए है। कौन लोग एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं? एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र 09 इसका कोड है। एजुकेशन कह लो या शिक्षा शास्त्र, इसमें हम बात करेंगे, शिक्षा शास्त्र में बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम की या सिलेबस की। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है यूजीसी नेट की जब आप बात करते हैं तो दो पेपर आपको देने होते हैं। एक पेपर फर्स्ट पड़ता है देना, जो 50 क्वेश्चन आते हैं। इसका हम पूरा सिलेबस डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और इसके एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू भी डिस्कस करते साथ में चल रहे हैं इसी चैनल पर। और जो सेकंड पेपर आता है सब्जेक्ट का आता है, जिसमें आप पीजी होते हैं यानी परास्नातक होते हैं, एमए होते हैं या एमएड होते हैं एजुकेशन में, तो आपको फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। इसमें वो छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं जो अपेयरिंग में है। अपेयरिंग मतलब एडमिशन लिया है इस साल या फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है। क्योंकि यूजीसी नेट जो है 2 साल रिजल्ट अवेटेड मांगता है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर वाले भी भर सकते हैं, क्योंकि बीएड या एमएड और एजुकेशन से एमए करने की जो ड्यूरेशन है वो 2 साल की होती है। तो फर्स्ट ईयर में भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं यूजीसी नेट का। सब्जेक्ट से आते हैं 100 क्वेश्चन जो 200 अंक के होते हैं और उधर 100 अंक के, यानी टोटल पेपर 300 अंक का होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जून में पेपर होना है, 10 जून से लेकर 10th ऑफ जून से लेकर 21 जून तक ये एग्जाम होगा यूजीसी नेट जेआरएफ का। 2024 की डेट अनाउंस हो चुकी है। 2024 की जो डेट है, एग्जामिनेशन डेट बता दी गई। आप सब जानते हैं, नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा जानकारी चाहिए। सीबीटी बेस्ड पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। इसका सिलेबस निर्धारित है और यूनिट वाइज निर्धारित है। शिक्षा शास्त्र की 10 यूनिट्स आपको पूछी जाती हैं, 10 यूनिट्स आती हैं। चाहे आप एमएड कर रहे हो उसका सिलेबस जब पूरा पढ़ते हो, या एमए कर रहे हो तो उसका भी सिलेबस जब आप पूरा पढ़ते हो, तो काफी कुछ यूनिट कवर हो जाती है, मैक्सिमम यूनिट कवर हो जाती है। लेकिन यहाँ जो पेपर है वो अप्लाइड आता है, बहुत एडवांस क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा वो आपसे जानते हैं कि रिसर्च एबिलिटी आपके अंदर कैसी है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखते हैं नहीं रखते हैं, इन सब चीजों की वो जानकारी करना चाहते हैं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत देसी तरीके से, अप्लाइड तरीके से आपसे पूछते हैं। तो पहली यूनिट हम देखेंगे यूजीसी नेट में जो आती है आपको पेपर में, उसके सिलेबस में क्या तैयार करना है। यूनिट फर्स्ट है शैक्षणिक अध्ययन यानी एजुकेशनल स्टडी में हम लोग इसमें ज्यादातर फिलोसफिकल अप्रोच पर बेस्ड चीजों को पढ़ेंगे। विद्या के विशेष संदर्भ में भारतीय दार्शनिक विचारधाराएं। अब इंडियन थिंकर्स जो हैं, फिलोसफिकल थिंकर हैं, उन पर बात करेंगे, उनके दर्शन पर बात करेंगे। सांख्य की बात होगी, योग है, वेदांत है, वेदों के बाद बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का योगदान, दयानंद दर्शन तथा शैक्षणिक लक्ष्यों और वैध ज्ञानार्जन की विधियों के प्रति इस्लामी परंपराएं। यानी यहां पर हम इंडियन थिंकर्स को पढ़ते हुए भारतीय सट दर्शन का अध्ययन करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, जिसमें बौद्ध और जैन को भी अलग से पढ़ेंगे। और यहां पर हमें यह जानना है कि मेडिवल एरा में या इस्लामिक
जो परंपराएं हैं उनके बारे में शैक्षिक अप्रोच में क्या है। फिर हम फॉरेन थिंकर्स की तरफ बढ़ेंगे, पाश्चात्य दर्शन की बात करेंगे तो आदर्शवाद, जिसमें सबसे प्राचीनतम दार्शनिक सुकरात और प्लेटो की स्टडी होगी। यथार्थवाद, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और यहां पर व्यवहारिकतावाद, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद का योगदान तथा सूचना ज्ञान और प्रज्ञान के विशेष संदर्भ में शिक्षा में उनका क्या योगदान है, इस पर बात करेंगे। तो इंडियन थिंकर्स और फॉरेन थिंकर्स, जो आप पहले पेपर सेमेस्टर में पहला पेपर पढ़ते हो इंडियन फिलोसफी, उस या फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, उसमें इंडियन और फॉरेन थिंकर्स कौन कौन से हैं, कैसे उनको पढ़ना है, ये जानना है। दूसरा है शिक्षा का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजिकल अप्रोच हम एजुकेशन में देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि वहां पर जो शिक्षा की सामाजिक संकल्पना है उसके बारे में बातचीत होगी। उसमें परिवार, विद्यालय और समाज के संदर्भ में चीजें जानेंगे। सामाजिक आंदोलनों की बात होगी और उनके राजनैतिक प्रक्रिया सिद्धांतों और नव सामाजिक आंदोलन सिद्धांतों पर भी बातचीत करेंगे। इसी में एक चौथा डी पॉइंट होगा सामाजिकरण तथा शिक्षा, सोशलाइजेशन और एजुकेशन में एजुकेशन और कल्चर क्या है, सोशल चेंज क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कोई पानी अगर स्टोर हो जाए किसी एक गड्ढे में तो वो क्या है, धीरे धीरे खराब हो जाता है, स्थिर पानी सड़ जाता है। वैसे समाज में परिवर्तन कितने जरूरी है। अब यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मॉडर्नाइजेशन और सोशल चेंज, इसमें परिवर्तन में अंतर। तो यहां जब हम डिटेल स्टडी करेंगे तो जानेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके लिए शैक्षिक विचारों का विकास कैसे हुआ, या सामाजिक परिवर्तन में स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक अप्रोच, रविन्द्रनाथ टैगोर का अप्रोच, महात्मा गांधी का अप्रोच, अरबिंदो, फिक्स है सवाल। अब ये बढ़ गए हैं जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति, ये पहले हम लोग नहीं पढ़ा करते थे अक्सर, अब नए सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा। पाउलाओ फेरे हैं, बोस्टन क्राफ्ट हैं, नेल लैंडिंग्स हैं, सावित्रीबाई फुले। कितना बड़ा योगदान शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का रहा है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय मूल्य क्या है, या वैल्यू एजुकेशन की बात, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सेकुलरिज्म, न्याय और स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता, स्वाधीनता। यानी यहां जो हम अरे एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेम्बल में कौन कौन सी बातें लिखी हैं, क्या शिक्षा उन तक पहुंच पा रही है या नहीं। क्योंकि शिक्षा का मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हम समाज की जानी पहचानी सामाजिक सच्चाइयों के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास कर पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। इसलिए इस यूनिट में इसके बारे में, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है तो केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्रों में प्लानिंग का प्रोसेस आता है, इसलिए हमें संवैधानिक प्रक्रिया को जानना बहुत जरूरी। कई सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो सोसाइटी में इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए, भेदभाव ना करने के लिए, जेंडर स्टीरियोटाइपिज्म को बढ़ावा ना देने के लिए राइट भी बिल्ड करते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई लिखाई कर पाए, हम अपने तरीके से अपने संस्थानों में सबको इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिले, समाज को बंटवारे की दृष्टि से ना देखा जाए और हर व्यक्ति के अंदर ऐसी चीजों का विकास हो, ऐसी शिक्षा के निर्माण की बात यहां पर की जा रही है। हम यूनिट सेकंड में एंट्री करेंगे और यूनिट सेकंड की जब बात होगी तो यहां हमें शिक्षा का इतिहास और राजनीति तथा अर्थशास्त्र, यानी अगर हम बात करें कि भारत में शिक्षा के विकास की प्रक्रिया, एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, और उसका पॉलिटिकल अप्रोच और इकोनॉमिक्स, तो हम आसानी से चीजें समझ पाएंगे। पहली यूनिट है टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में जो कमिटीज बनी, कमीशंस बने, उस पर चर्चा करनी है। सबसे पहले, वैसे तो सबसे पहले हम देखें तो हायर एजुकेशन कमीशन 1948 और 49 में आता है, जिसको हम उच्च शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, जहां पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी और बाद में वो कमीशन बना। लेकिन इन्होंने क्या किया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग से इसको लेते हैं, यानी 1952 एंड 53 की बात यहां पर हो रही है। लिखा भी है कोठारी आयोग जो 1964 और 66 में आया। कोठारी कमीशन इतना इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए कि हर बार सवालों की झड़ी लगी रहती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 और 1992 में
आई। कहने का तात्पर्य है प्लान ऑफ एक्शन के तहत भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी, फिर राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1999 में जो आया, और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जिसमें सैम पित्रोदा और यशपाल कमेटी शिक्षा बिना बोझ के 93 में बनी, और यशपाल समिति रिपोर्ट 2009 में आई। अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा आई 2009, जिसको एनसीटी, इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2009 में मेजर डिफरेंस क्या है। राममूर्ति कमेटी, न्यायमूर्ति कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी बीएड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर के कितना स्ट्रिक्ट रिपोर्ट 2012 में बनाती है, कहती सभी बीएड कॉलेजेस को बंद कर दिया जाना चाहिए। कोई भी अनस्किल्ड टीचर 2000 पर्टिकुलर एज के बाद 9 के बाद शायद कोई भी स्किल्ड टीचर स्कूली प्रक्रिया में टीचिंग नहीं करेगा। फिर यहाँ उसकी नीतियां, शिक्षा नीति, राष्ट्रीय विकास की संपर्क कड़ी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निरूपण की प्रक्रिया, निर्धारक तत्व, वर्तमान में स्थिति का विश्लेषण, सृजन, नीति विकल्प, मूल्यांकन, नीतिगत निर्णय, क्रियान्वयन और योजनाओं का प्रभाव, इस पर स्टडी करेंगे। शिक्षा के अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स को हम जानेंगे कि किस तरह से बजटिंग प्रोसेस, कई सारे कमीशन, जैसे हम कोठारी कमीशन की बात करें, जीडीपी का 6% या मैक्सिमम प्रतिशत इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, कहां पर, एजुकेशन के डेवलपमेंट में। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग है कि हम किस तरीके से लागत विश्लेषण, उसके प्रभावी विश्लेषण, शिक्षा के आर्थिक प्रतिबल संकेतन, वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो एजुकेशनल इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं। बजट निर्माण की प्रक्रिया, शैक्षिक वित्त व्यवस्था कैसे की जाए, और इसके बीच राजनीति और शिक्षा के बीच रिलेशन क्या है। ये बड़ा मुश्किल वर्ड है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पॉलिटिकल अप्रोच से इफेक्टेड रहती है, तो यहाँ में उदारवादी, रूढ़िवादी और समालोचनात्मक राजनीति को समझने के कई सारे उपागम हैं। व्यवहारवाद प्रणाली है, विश्लेषण है, सिद्धांत है, तर्क संगत विकल्प सिद्धांत, इन सब के बारे में हमें जानना और समझना है। इसके बाद है राजनीति, सामाजिकरण और शिक्षा की बात भी हम यहाँ करेंगे। यूनिट 3 आएगी, यूनिट 3 है शिक्षार्थी, ये साइकोलॉजिकल एजुकेशन साइकोलॉजी हम इसको कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। सबसे सरल और इंटरेस्टिंग यूनिट है, इसको माना जाता है। इसमें भी हमें बहुत सारी चीजें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, उनके प्रिंसिपल पढ़ना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ना है, पर्सनालिटी पढ़ना है, परिभाषाएं पढ़नी है, फ्रायड है, कार्ल रोजर्स है, गार्टन अल्पोर्ट, मैक्स वर्थिमर, कुर्ट कोफका, इन सब के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में और मेंटल हाइजीन के बारे में, बुद्धि के प्रति उपागम दिए गए हैं यहाँ, मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क, स्टैनबर्ग का ट्राइआर्किक थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेम, बुद्धि का निर्धारण, समस्या समाधान, संकल्पनाएं, यहाँ मेटाकॉग्निज्म और क्रिएटिविटी को भी स्टडी करना है। लर्निंग प्रिंसिपल्स के बारे में हमें डिटेल में थ्योरीज पढ़नी है, कॉग्निटिव थ्योरीज पढ़नी है, सोशल प्रिंसिपल पढ़ने हैं, इन पर डिटेल डिस्कस करना है। पियाजे वाइगोस्की के बारे में भी हमें स्टडी करनी है। डी यूनिट, यहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बहुत डिटेल पढ़ना है आपको कि इसका हमें किस प्रकार से एजुकेशनल काउंसलिंग में या कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है उसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं। जो नए अप्रोच आए हैं, संज्ञानात्मक व्यवहारवादी अल्बर्ट एलिस और REBT, और मानवतावादी कार्ल रोजर्स का जो व्यक्ति केंद्रित काउंसलिंग प्रोसीजर है उस पर भी हम स्टडी करेंगे। सबसे सरल और सबसे छोटी यूनिट के रूप में जानी जाती है, बहुत क्वेश्चन फ्रेम करती है। यूनिट नंबर 4 पर जाएंगे, टीचर एजुकेशन। ये सब नए अप्रोचेज हैं जिनको आप पीजी लेवल पर इतना ध्यान से नहीं पढ़ते हो, क्योंकि उधर पीछे जो अप्रोच थे या मॉड्यूल थे वो तो आप पीजी में इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हो, लेकिन यहाँ कई बार आप जानते हो टीचर एजुकेशन वगैरह की छोटी छोटी चीजें हैं तो उतना आप ध्यान नहीं देते हो। तो क्या है यहाँ अध्यापक शिक्षा का, टीचर एजुकेशन होती क्या है, ये टीचर एजुकेशन की प्रोसेस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, मॉडल्स क्या है, हमें स्टडी करना होता है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना कहाँ से आई, इन सर्विस टीचिंग की फैसिलिटीज क्या है, और प्रोफेशनलिज्म कैसे आए टीचिंग प्रोसेस में, व्यवसाय और व्यवसायीकरण की संकल्पना, और कुछ टीचर की बेसिक
एथिक्स के बारे में, आईसीटी का एकीकरण टीचर एजुकेशन को एम्पावर करने में, और टीचर में क्या इनोवेटिव एक्टिविटीज लाई जा सकती हैं जिससे बेहतर टीचिंग प्रोसेस और इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस हम बिल्ड कर पाएं और टीचिंग प्रोफेशन को और एडवांस कर पाएं। टीचिंग प्रोसेस में एनसीईआरटी की क्या भूमिका है, यूजीसी की क्या भूमिका है, एनसीटी की क्या भूमिका है, किस तरीके से संसाधनों को और बजटिंग को ध्यान में रखकर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को इनहेंस कर रहे हैं, इस पर हमें स्टडी करनी है। हम फिर कैरिकुलम स्टडी पर जाएंगे यूनिट 5 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको भी गंभीरता से नहीं पढ़ते हो क्योंकि उतने ज्यादा पीजी में क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं। इंपॉर्टेंट है, सरल यूनिट है, कुछ बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कैरिकुलम पाठ्यक्रम विषय वस्तु में डिफरेंस क्या होता है, कोई कैरिकुलम बनाने के लिए जो लोकतांत्रिक समाजशास्त्री अध्ययन की एक्टिविटीज हैं उनको हमें देखना होगा। लर्नर सेंटर्ड या फ्लेक्सिबल कैरिकुलम कैसे बनाया जाए, बेंचमार्किंग कैसे की जाए, उनकी यूजीसी एनसीटी की विश्वविद्यालयों में भूमिका कैरिकुलम को लेकर के क्या है, इस पर स्टडी करेंगे। कैरिकुलम के डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल जो हैं, इनको कास्केड मॉडल, इनपुट है प्रोसेस कास्केड मॉडल, इनको पढ़ेंगे। थोड़ा मॉडल कठिन है, इनको समझना मुश्किल है, मिलते भी नहीं है सिलेबस में, तो इसमें टीचर की गाइडेंस की बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ इंस्ट्रक्शनल प्रणाली है, अनुदेशन मीडिया है, पाठचर्या का व्यवहार है, या विभिन्न प्रकार की कैरिकुलम को और बेहतर लर्नर सेंटर्ड बनाने के लिए क्या क्या चीजें फोकस्ड हैं, इन पर भी चर्चा होती है। इसके बाद यूनिट 6 में जाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, शिक्षा में शोध। अब यहाँ में शिक्षा में शोध, शैक्षिक शोध होते क्या हैं, उनकी वैज्ञानिक पद्धतियां क्या हैं, यहाँ हमें हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और हमें सर्वे रिसर्च के बारे में जानना है। टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में जानना है। यहाँ फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च किस तरीके से काम करते हैं, उनकी डिजाइन प्रोसेस क्या है, इसमें हम एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल की बात करेंगे। वेरिएबल्स की बात करेंगे, टाइप ऑफ वेरिएबल्स की बात करेंगे, इनमें वेरिएबल्स को हम एडजस्ट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम हाइपोथेसिस कैसे बनाते, हाइपोथेसिस के स्रोत क्या होते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती हैं, इन पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर रिसर्च टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टूल्स की बात होगी, रेटिंग स्केल की बात होगी, साक्षात्कार तकनीकें हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। कई प्रकार के स्टैंडर्ड टेस्ट और उपकरण भी बनाने की प्रक्रिया को सीखेंगे। थोड़ी बड़ी यूनिट है, इसमें हम फिर 4 टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल्स पढ़ेंगे, नॉमिनल और अंतराल और अनुपात, और एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनल, ये सारे पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस क्या होती है, इस पर स्टडी करेंगे। इसमें सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट, वैलिडिटी की सीमाएं और ग्राफ वगैरह, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एरर क्या होती है, यानी हम यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। स्टैटिकल एक्टिविटीज को स्टडी करेंगे, प्रचालिक और गैर प्रचालिक, प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का भी स्टडी करेंगे। कई प्रकार के यहाँ स्टैटिकल एनालिसिस करेंगे, जैसे स्टैटिकल टेक्निक्स क्या होती है, इनका उपयोग कैसे किया जाए, कोरिलेशन क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, एनकोवा क्या होता है, काई वर्क क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। और फिर मात्रात्मक डेटा, गुणात्मक डेटा यानी क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस की बात होगी, तो इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में और कई प्रकार के एडवांस टेक्निक्स जो हैं उस पर स्टडी करेंगे। गुणात्मक शोध में जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसमें डिजाइन कैसे बनाई जाती है, ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। नरेटिव के बारे में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में भी स्टडी करेंगे, और यहाँ पर और कई प्रकार की बेसिक रिसर्च टेक्निक्स को स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 7 में हम एंट्री करेंगे, जो एक नए प्रकार का यूनिट कहा जा सकता है, पहले आप नहीं पढ़ते हो, एडल्ट एजुकेशन साइंस एंड इवैल्यूएशन। यहाँ पर पेडागोजिकल अप्रोच आएगा, शिक्षण शास्त्रीय और पौण शिक्षण शास्त्र और पौण शिक्षा और विज्ञान तथा मूल्यांकन। ये थोड़ा नया है क्योंकि आप उस तरीके से चीजों को स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के लेवल ऑफ टीचिंग स्टडी करेंगे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जो मॉडल दिए गए हैं अलग अलग,
वो चाहे हैवर्टियन मॉडल हो या मोरिशियन मॉडल हो या फिर बिगे हंट टीचिंग मॉडल हो, इन पर स्टडी करनी पड़ेगी, उनके प्रिंसिपल्स भी जानने पड़े। फिर हम यहाँ इवैल्यूएशन की प्रोसेस को जानेंगे, इवैल्यूएशन होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके प्रकार क्या है, इन पर स्टडी करेंगे। शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजिकल इवैल्यूएशन के जो नए मापदंड बिल्ड हुए हैं, उसमें टूल्स, पोर्टफोलियो, एनेक्टोडल रिपोर्ट, मिनिमम लर्निंग लेवल, इन पर स्टडी करेंगे। प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन कैसे किया जाए, इसमें अंतः क्रिया विश्लेषण, फ्लैंडर एनालिसिस मॉडल, गैलोव की हम जो पद्धतियां हैं क्लासरूम के अंदर, उनको हम स्टडी करेंगे। रूबिक्स के बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। यूनिट नंबर 8 जो थोड़ा छोटी यूनिट है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। आजकल आईसीटी के नाम पर रिसर्च में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। आईसीटी होती क्या है, आईसीटी का यूज क्या है, ओपन एंडेड लर्निंग प्रोसेस क्या है। हम इस इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या आईसीटी का यूज करके हम ज्यादा लोगों तक क्वालिटी युक्त एजुकेशन को कैसे ड्रिवन कर सकते हैं, 100% यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो सकता है, इस पर स्टडी करेंगे। इससे संबंधित कुछ अप्रोच मॉडल हैं, उनको भी हम देखेंगे और इन मॉडलों को पढ़ेंगे भी। बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट भी है। इसी में कुछ ई लर्निंग के बारे में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो लर्निंग प्रोसेस है, ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट कैसे आया, इसमें कंप्यूटर कैसे काम करता है, या टीएलएम को हम डिजिटली कैसे एडवांस कर सकते हैं। ई लर्निंग की जो नई उभरती नई स्थितियां हैं, 2.0 वेब के साधनों के बारे में, नेटवर्किंग साइट, ब्लॉग्स, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन या और कंजर्वेटिव टाइप ऑफ ई लर्निंग के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर उसके मूल्यांकन को हम जानेंगे, उनकी प्रशासन प्रोसेस को जानेंगे। ई पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, इन पर भी हम स्टडी करेंगे। शोध के लिए आईसीटी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एनडीएल वगैरह। तो ऑनलाइन लर्निंग के लिए क्या क्या है, जैसे ई पाठशाला की बात करें, एनडीएल की बात करें, या बहुत सारे रिसर्च प्रोसेस जो हैं वो गेटवेज है, जैसे गूगल स्कॉलर वगैरह है। इन सब के द्वारा हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और क्वालिटी टीचिंग को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ यूनिट नंबर 9 पर आएंगे। ये बड़ी टफ यूनिट है, अक्सर इसमें लोग मात खाते हैं और खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है, उसमें लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस। पहले हम उसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, एजुकेशनल मैनेजमेंट को। फिर हम यहाँ पासकोड के बारे में, पर्ट के बारे में, स्वैट के बारे में, जौहरी विंडो के बारे में, टेलरवाद के बारे में डिटेल में स्टडी। मॉडल है, पढ़ना पड़ता है, हालत खराब होती है क्योंकि समझ से परे हो जाते हैं मैनेजमेंट के मॉडल। आप लोग भी उतना एकेडमिक्स में पढ़ के नहीं आते हो, टीचर की हालत टाइट होती पढ़ा पढ़ा के कि ये मॉडल हैं क्या, समझ आता नहीं है बच्चों को। कई बार वो जान ही नहीं पाते स्वैट एनालिसिस क्या है, जौहरी विंडो क्या है, इसको कैसे एनालिसिस करते हैं मैनेजमेंट में, लीडरशिप, मेंबर एक्सचेंज थ्योरी वगैरह क्या है, 3D मॉडल्स क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, इन पर हम स्टडी करेंगे। फिर गुणवत्ता की अवधारणा के आधार पर हम इंटरनेशनल लेवल पर क्या दृष्टिकोण विकसित करें, जिसमें कई सारे लोगों का, जैसे सिक्स सिग्मा गुणवत्ता गुरु, वाल्टर शॉर्ट, ये बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनको स्टडी करेंगे। परिवर्तन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या होता है, अर्थ नियोजित परिवर्तन, इन पर हम डिस्कस करेंगे। और एडवांस टेक्निक नेशनल लेवल पर देखेंगे कि किस तरीके से एजेंसीज का नेटवर्क है जो मैनेजमेंट की प्रोसेस को इनहेंस करता है, पूरा एनालिसिस करेंगे। यूनिट 10 बहुत इजी यूनिट है जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन। हम इस पूरी यूनिट को पढ़ाने के लिए सिर्फ 4 पॉइंट आपको बता देंगे, जिससे ही आपका काम काफी क्लोज कवर हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ जाने की इंक्लूसिवनेस होती क्या है, ये कब आई भारत में। अलग अलग प्रोग्राम जो अधिनियम आया एजुकेशन को लोकल 1986 में, 1992 में, 1995 पीडब्ल्यूडी के तहत, 2005 एनसीएफ और 2006 जो नीति आई निशाक्तता पर राष्ट्रीय नीति, इसकी स्टडी करेंगे। आरसीआई के बारे में जानेंगे, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 में आई सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, और कई यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन द राइट्स ऑफ
पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को लेकर के क्या सिग्निफिकेंस है, इस पे हम इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप्डनेस क्या होती है इसके बारे में स्टडी करेंगे। इंक्लूसिवनेस और प्लानिंग मैनेजमेंट के तहत हम इन बच्चों को कैसे समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ें और सीखने सीखने की प्रक्रियाओं को बेहतर करें, इंक्लूसिवनेस को भी हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो ये इंक्लूसिवनेस का बेसिक एस्पेक्ट है। इसमें कौन कौन से कारक हैं जो बाधा पहुंचाते हैं, समाज को लेकर के भी यहाँ जो आचार्य संहिता है यानी एथिक्स है उसको भी हम मेंटेन करेंगे। भारत में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या रिसर्च हो रहे हैं इस पर भी स्टडी हमें करेंगे। तो कुल मिलाकर के 10 यूनिट जो हैं ये एजुकेशन सब्जेक्ट की हैं, जिससे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 200 अंक का होगा शिक्षा शास्त्र में। जो बच्चे यूजीसी नेट का फॉर्म डालेंगे उनके लिए सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्रेटजी बनाने के लिए जब तक हमें उसके बेसिक सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा तो हम तय नहीं कर पाते हैं हमने कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करना है, इसमें कौन सी यूनिट हमें बेहतर पता है, किन यूनिट्स के लिए हमें टीचर से इंटरेक्शन करना चाहिए, हमें कोचिंग लेनी चाहिए, किसी टीचर का सहारा लेना चाहिए या नहीं। तो सिलेबस आप एक बार देख लेते हो और आपको आइडिया लग जाता है। तो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। जो इच्छुक बच्चे हैं वो प्रॉपर बैच ले सकते हैं। कुछ लाइव और कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, प्रॉपर प्रैक्टिस होगी, सब कुछ बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट को मैं ही डील करूंगा तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप पढ़ने की प्रक्रिया में अग्रसर हैं और सीखता वही है जो थोड़ा रिस्क लेकर आगे बढ़ता है। सफल होने का कोई पैरामीटर नहीं है और सफलता पाने के लिए सिर्फ एक तरीका है, कड़ी मेहनत। उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में एक बेहतर मेंटर की तलाश करो, एक बेहतर गुरु की तलाश करो। जिस दिन आपको गुरु अच्छा मिल जाएगा, टीचर अच्छा मिल जाएगा, आपके अंदर के पोटेंशियल को इतना एक्सप्लोर कर देगा कि दुनिया की कठिन सी कठिन काम आप आसानी से सफल हो पाएंगे। तो बच्चों, आप सबको हम इस बात से रूबरू, ये इस बात से हम बहुत ज़्यादा आपको कंसर्न रखते हैं कि आप थोड़ा ठीक तरीके से तैयारी करो। आप तैयारी तो करते हो लेकिन आपका ठीक डायरेक्शन नहीं होता। ठीक डायरेक्शन का मतलब है कि आपको सिखाने वाला भी ठीक व्यक्ति हो और आप एक अच्छे इन्वायरमेंट और प्लेटफॉर्म के साथ सीखें, जिनको अपने कुछ अनुभव रहे हो, एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हों लोग, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस में आजकल देख ही रहे हो आप क्या चल रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा अवेयर हो जाएं, सशक्त हो जाएं और इन सब चीज़ों को जान लें और फिर कोर्स को लें और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीखें। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी करना तो इस नंबर पर जरूर आप कांटेक्ट करके डिटेल डिस्कस करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।